नमस्कार, आप सुन रहे हैं जस्टिन गार्डन द्वारा रचित सोफी का संसार पार्ट 5। सोफी ने अज्ञात दार्शनिक से प्राप्त सारे टाइप किए हुए पन्ने अपने बिस्किट वाले डिब्बे में वापस रख दिए और उसका ढक्कन बंद कर दिया। वह रेंगती हुई अपनी मंच से बाहर आई और थोड़ी देर खड़ी रहकर बाग में दूर दूसरी छोर तक देखा। उसने थोड़ी देर इस पर विचार किया कि कल क्या हुआ था। उसकी माँ ने सवेरे नाश्ता लेते समय फिर प्रेम पत्र की बात कहकर उसे चिढ़ाया था। वह जल्दी से चलकर मेल बॉक्स तक पहुंची ताकि दुर्घटना से बच सके जो उसके साथ कल हुई थी। यदि 2 दिन बराबर प्रेम पत्र प्राप्त होते रहें तो असमंजस दुगना हो जाएगा। मेल बॉक्स में एक और छोटा सफ़ेद लिफाफा था। इन पत्रों के पहुंचाए जाने में सोफी ने एक क्रम और देखना शुरू कर दिया। हर दिन तीसरे पहर उसे एक बड़ा ब्राउन लिफाफा मिलता था। जब वह इसमें लिखी सामग्री को पढ़ती होती तो दार्शनिक दबे पांव मेल बॉक्स तक आता और एक नया छोटा सफ़ेद लिफाफा उसमें डाल देता। तो अब सोफी यह पता लगा सकेगी कि वह कौन था। यदि यह एक पुरुष था, वह अपने कमरे से मेल बॉक्स पर अच्छी तरह से नज़र रख सकती थी। यदि वह खिड़की पर खड़ी रहे तो वह इस रहस्यमय दार्शनिक को देख लेगी। सफ़ेद लिफाफे भी कहीं हवा में ऐसे नहीं प्रकट हो जाते। सोफी ने तय किया कि अगले दिन वह पूरी सावधानी से निगरानी रखेगी। अगला दिन शुक्रवार था और इसके बाद सप्ताहांत का पूरा समय उसके पास था। वह अपने कमरे में गई और उसने लिफाफा खोला। आज केवल एक ही प्रश्न था, किंतु यह पिछले 3 प्रश्नों की तुलना में अधिक अवाक कर देने वाला था। लेगो दुनिया में सबसे कुशल खिलौना क्यों है? शुरुआत में तो सोफी यही स्वीकार नहीं कर रही थी कि लेगो एक कुशल खिलौना है। यह वर्षों पहले की बात है जब वह प्लास्टिक के छोटे बॉक्स से खेला करती थी। इसके अतिरिक्त उसके लिए यह कल्पनातीत था कि लेगो का दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना हो सकता है। किंतु यह एक कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी थी। अच्छी तरह खोजते हुए उसने अपनी अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में वह थैला ढूंढ निकाला जिसमें अलग अलग शक्लों और आकारों के लेगो भरे पड़े थे। उसने वर्षों बाद फिर से पहली बार उन्हें खेल खेल में बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बनाना शुरू किया उसकी दिमाग में बॉक्स के बारे में कुछ विचार उभरने लगा। इन्हें इकट्ठा करके जोड़ना आसान है, उसने सोचा। हालांकि वे सब भिन्न भिन्न हैं, वे सब आपस में फिट हो जाते हैं, वे तोड़े भी नहीं जा सकते। वह किसी टूटे हुए लेगो को देखने को याद नहीं कर सकी। कई वर्षों पहले खरीदे यह बॉक्स आज भी उतने ही नए और चमकीले दिखते थे जितने वे खरीदने के समय थे। लेगो के साथ सबसे बढ़िया बात यह थी कि वह उनसे कोई भी चीज़ बना सकती थी और फिर वह उन बॉक्स को अलग कर सकती थी और फिर से कोई और नई चीज़ बना सकती थी। एक खिलौने से इससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है? सोफी ने महसूस किया कि लेगो वास्तव में दुनिया का सबसे कुशल खिलौना कहा जा सकता है, किंतु इसका दर्शन शास्त्र से क्या लेना था? वह अभी भी उसकी समझ से बाहर था। उसने एक बड़ा गुड़िया घर बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया था। भले ही यह मान लेना उसे बेहद नापसंद हो, उसे ऐसा आनंद युगों युगों में कभी नहीं आया था। लोग बड़े होकर खेल खेलना क्यों छोड़ देते हैं? जब उसकी माँ घर पहुंची और उसने सोफी को यह सब करते देखा तो वह तत्काल बोली, क्या मज़ा है। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि खेलना छोड़ दो। मैं खेल नहीं रही हूँ, सोफी ने गुस्से में भरकर पलटवार किया। मैं एक बेहद पेचीदा दार्शनिक प्रयोग कर रही हूँ। उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली। संभवतः वह सफ़ेद खरगोश और जादुई टोपी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब सोफी स्कूल से घर आई तो एक बड़े ब्राउन लिफाफे में उसके लिए कई और पन्ने थे। वह उन्हें अपने कमरे में ऊपर ले गई। उन्हें पढ़ने के लिए वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, किंतु साथ ही साथ उसने अपने मेल बॉक्स पर भी
नज़र टिकाए रखनी थी। लो, मैं फिर आ गया सोफी। आज तुम्हें महान प्राकृतिक दार्शनिकों में से आखिरी दार्शनिक के बारे में कुछ बतलाऊंगा। उसका नाम डेमोक्रिटस था। वह उत्तरी एशियन के समुद्र तट के पास एक छोटे से कस्बे एब्डेरा का रहने वाला था। यदि तुम्हें लेगो बॉक्स से संबंधित प्रश्न का उत्तर बिना किसी कठिनाई के आता है तो तुमको इस दार्शनिक की जिज्ञासा को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डेमोक्रिटस अपने पूर्ववर्ती विचारकों से सहमत था कि प्रकृति में रूपांतरण इस कारण होते हैं कि कोई चीज़ वास्तव में बदली है। इसलिए उसने यह परिकल्पना की कि हर चीज़ बहुत सूक्ष्म अदृश्य बॉक्स से बनी है और इनमें से प्रत्येक शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। डेमोक्रिटस इनमें से सबसे छोटी इकाइयों को अणु कहता था। एटम शब्द का अर्थ है अनकटेबल, अविभाज्य, यानी काटा ना जा सकने वाला। डेमोक्रिटस के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह स्थापित करना था कि हर चीज़ के विधायी अंग जितने यह बनी है ऐसे हैं कि उन्हें अनंत रूप में विभक्त करते हुए उनसे और छोटे भाग नहीं बनाए जा सकते। यदि यह संभव है तब उन्हें बॉक्स की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि अणुओं को निरंतर तोड़ते हुए और भी छोटे भागों में बदला जा सकता है तो प्रकृति घुलते घुलते निरंतर पतले हो रहे सूप जैसी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रकृति की बॉक्स शाश्वत होनी चाहिए, क्योंकि शून्य से शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रकट हो सकता। इस विषय में वह परमेंडिज और इलिया वासियों से सहमत था। साथ ही वह विश्वास भी करता था कि सारे अणु मजबूत और ठोस हैं, किंतु वे सब एक जैसे नहीं हो सकते। यदि सारे अणु एक जैसे होते तो इस बात का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता था कि वे कैसे इकट्ठे होकर मिलते हैं और पापीज या जैतून के पेड़ों से लेकर बकरी की खाल और मानवीय बाल तक भी बनते हैं। डेमोक्रिटस का मानना था कि प्रकृति अणुओं की असीमितता और विविधता से बनी हुई है। उनमें से कुछ गोल और कुछ चिकने थे, अन्य उबड़ खाबड़ और विषम थे, और उनकी इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही वे आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की चीज़ें एवं रूपाकार बनाते थे। किंतु संख्या और रूप में वे कितने ही असीम क्यों ना हों, वे सब शाश्वत, अपरिवर्तनशील और अविभाज्य हैं। उदाहरण के लिए एक जानवर या एक पेड़ मर जाती है और विखंडित हो जाती है तो अणु अलग अलग हो जाते हैं और उनका उपयोग नई देह बनाने के लिए किया जा सकता है। अणु स्थान में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें हुक और कांटे होने के कारण वे आपस में मिलकर एक होकर उन सब चीज़ों को बनाते हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। अब तुमने देख लिया होगा कि मेरा लेगो बॉक्स से क्या अभिप्राय था। उनमें लगभग वे सारे गुण लक्षण हैं जिन्हें डेमोक्रिटस अणुओं में देखता था। इसी कारण उनसे चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। सर्वप्रथम तो वे अविभाज्य हैं, फिर उनकी शक्लें और कद अलग अलग हैं, वे ठोस और अविभेद्य हैं, उनमें हुक और कांटे होते हैं ताकि उन्हें जोड़ा जा सके और उनसे हर संभव चीज़ बनाई जा सके। इन जोड़ों को बाद में तोड़ा भी जा सकता है ताकि फिर उन्हीं बॉक्स से नई आकृति बनाई जा सके। लेगो की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि उन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी एक लेगो बॉक्स आज एक ट्रक का भाग और कल एक महल का भाग हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि लेगो बॉक्स शाश्वत है। बच्चे आज उन्हीं बॉक्स से खेल सकते हैं जिनसे कल उनके माता पिता अपनी छोटी उम्र में खेलते थे। हर चीज़ें मिट्टी से भी बना सकते हैं, किंतु मिट्टी को बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए फिर कभी जोड़ा नहीं जा सकता। आज हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि डेमोक्रिटस का अणु सिद्धांत मोटा मोटी ठीक था। प्रकृति वास्तव में विभिन्न अणुओं से बनी है जो मिलकर एक हो जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं।
संभवतः मेरी नाक के एक किनारे पर कोशिका में एक उज्जन अणु एक समय एक हाथी की सूंड का भाग था। मेरे हृदय की मांसपेशी में एक कार्बन अणु किसी समय शायद एक दिनासौर की पूंछ में था। किंतु हमारे समय वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला कि अणुओं को तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार उन्हें और भी छोटे तात्विक कणों का रूप दिया जा सकता है। इन तांत्रिक कणों को हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शायद किसी दिन इन्हें तोड़कर और भी छोटे कण बनाए जा सकें, किंतु भौतिक शास्त्री इस बारे में सहमत है कि इस श्रृंखला की अनंततः कहीं न कहीं कोई एक सीमा होगी। एक न्यूनातिन्यून भाग होना चाहिए जिससे प्रकृति बनी है। डेमोक्रिटस के समय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। उसका सबसे उचित उपकरण उसका अपना दिमाग था, किंतु तर्क ने उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं छोड़ा। यदि एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए कि कोई चीज़ बदल नहीं सकती, कि शून्य से शून्य के अतिरिक्त कोई चीज़ प्रकट नहीं हो सकती, कभी कोई चीज़ खोती नहीं है, तब प्रकृति के उन अतीत छोटे बॉक्स की बनी होनी चाहिए जो जोड़ते रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। डेमोक्रिटस का किसी ऐसी शक्ति अथवा आत्मा में विश्वास नहीं था जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की किसी तरह हस्तक्षेप कर सकती थी। उसका विश्वास था कि अस्तित्ववान केवल अणु और शून्यता अथवा खालीपन है। चूँकि उसका विश्वास भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त और किसी चीज़ में नहीं था, हम उसे भौतिकतावादी कहते हैं। डेमोक्रिटस के अनुसार अणुओं की गतिशीलता में कोई सचेतन डिजाइन नहीं। प्रकृति में हर चीज़ बिल्कुल यंत्रवत होती रहती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हर चीज़ बेतरतीब या अनियमित ढंग से होती रहती है, क्योंकि हर चीज़ अवश्यभावी रूप से आवश्यकता के नियम का पालन करती है। हर चीज़ जो होती है उसका कोई प्राकृतिक कारण होता है, एक ऐसा कारण जो स्वयं उस चीज़ में निहित है। डेमोक्रिटस ने एक बार कहा था कि वह फारस का राजा बनने के बजाय प्रकृति का कोई नया कारण खोजना पसंद करेगा। डेमोक्रिटस का सोचना था कि एक अणु सिद्धांत हमारे इंद्रियजन्य बोध को स्पष्ट करता है। हमें जब भी कोई इंद्रिय अनुभव होता है तो ऐसा स्थान में घूमते अणुओं के कारण होता है। जब मैं चांद देखता हूँ तो ऐसा इसलिए होता है कि चांद अणु मेरी आँख में आ जाते हैं। किंतु फिर आत्मा के बारे में क्या कहा जा सकता है? निश्चय ही वह भौतिक अणुओं की नहीं बनी है। वास्तव में वह कुछ ऐसी हो सकती थी। डेमोक्रिटस का विश्वास था कि आत्मा विशिष्ट गोल चिकने आत्म अणुओं की बनी थी। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है, आत्मा अणु विभिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं और फिर एक नए आत्मा निर्माण का भाग बन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्यों की आत्मा अमर नहीं है। यह एक अन्य विश्वास है जिसे आज बहुत लोग मानते हैं। यह लोग भी डेमोक्रिटस की तरह मानते हैं कि आत्मा मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और यह कि एक बार मस्तिष्क का विघटन होने पर हमारे अंदर किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती। फिलहाल के लिए डेमोक्रिटस का अणु सिद्धांत यूनानी प्राकृतिक दार्शनिकों के अंत का चिन्ह है। हेरेक्टिस की तरह उसका भी यह विश्वास था कि प्रकृति में हर चीज़ बहती जा रही है, क्योंकि रूप आकार आते और जाते रहते हैं, किंतु हर बहने वाली चीज़ के पीछे शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील चीज़ें थी जो बहती नहीं हैं। डेमोक्रिटस उन्हें अणु कहता था। पढ़ने के दौरान सोफी ने कई बार खिड़की के बाहर यह देखने के लिए निगाह डाली कि रहस्यमय पत्राचार संचालक मेल बॉक्स में कुछ डालने के लिए तो नहीं आया है। अब वह सड़क पर टकटकी लगाए बैठी हुई थी। जो पढ़ा था उस पर विचार कर रही थी। उसने महसूस किया कि डेमोक्रिटस के विचार कितने सरल किंतु फिर भी कितने बढ़िया थे। उसने मूल सार तत्व और रूपांतरण की समस्या का वास्तविक समाधान खोज लिया था। यह समस्या इतनी पेचीदा थी कि दार्शनिक की कई पीढ़ियां इस समस्या के इर्द गिर्द उलझन से भरी हुई घूमती रही थी और अंत में डेमोक्रिटस ने इसे अपने आप केवल अपनी साधारण सूझबूझ का सहारा लेकर हल कर डाला था। सोफी मुस्कुराए बिना न रह पाई। यह बात सच होनी चाहिए कि प्रकृति
कुछ ऐसे छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों की बनी है जो कभी नहीं बदलते हैं। किंतु इसके साथ ही यह भी साफ था कि हेराक्लिटस यह सोचने में सही था कि प्रकृति में सब रूप आकार बदलते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ नष्ट होती है, जानवर मरते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों की श्रेणियाँ भी धीरे धीरे छरित होती रहती हैं। खास बात या बिंदु यह था कि पर्वत श्रेणियाँ बहुत छोटे अविभाज्य अंशों की बनी होती हैं जो कभी और खंडित नहीं होते। इसके साथ ही साथ डेमोक्रिटस ने कुछ प्रश्न भी उठाए थे। उदाहरण के लिए उसने कहा था कि हर चीज़ यंत्रवत घटित हो रही है। एम्पिडोक्लिस और एनेक्सागोरस के विपरीत उसने यह स्वीकार नहीं किया कि जीवन में कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है। डेमोक्रिटस का यह विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा अमर नहीं होती। क्या सोफी इस विषय में निश्चित हो सकती थी? उसे मालूम नहीं था। दर्शन शास्त्र का कोर्स तो उसने बस अभी ही शुरू किया था। नियति। डेमोक्रिटस के विषय में पढ़ते समय सोफी की आंख मेल बॉक्स पर लगी हुई थी। फिर भी उसने यूं ही बाग के गेट तक चहलकदमी करने का फैसला किया। जब उसने सामने का दरवाज़ा खोला तो पहली पौड़ी पर ही उसने एक छोटा लिफाफा देखा। बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देता था। यह सोफी एमंडसन को संबोधित था। इसके मायने वह आज फिर चाल चल गया। और दिनों की बात छोड़िए, आज जब वह मेल बॉक्स पर बड़ी सावधानी से निगरानी रख रही थी, यह रहस्यमय आदमी किसी दूसरी तरफ से चलकर घर के अंदर तक आ गया और पौड़ियों पर चिट्ठी डालकर फिर जंगल में गायब हो गया। धात तेरी की। और उसे यह कैसे पता लगा कि सोफी आज मेल बॉक्स पर निगाह रख रही थी? क्या उसने सोफी की खिड़की के पास बैठे देख लिया था? चलो कोई बात नहीं। अब उसे खुशी इस बात की थी कि माँ के आने के पहले पत्र उसके हाथ लग गया था। सोफी वापस कमरे में गई और पत्र खोला। सफ़ेद लिफाफा किनारों पर थोड़ा सा गीला था और इसमें 2 छोटे छोटे छेद थे। यह भीगा क्यों था? कई दिनों से तो बारिश भी नहीं हुई थी। अंदर रखे छोटे से नोट पर लिखा था, क्या तुम नियति में विश्वास करती हो? क्या बीमारी देवताओं द्वारा दिया गया दंड है? इतिहास की धारा को कौन सी ताकतें संचालित करती हैं? क्या उसका नियति में विश्वास था? वह पक्की तरह तो कुछ नहीं कर सकती थी, किंतु वह ऐसे बहुत से लोगों को जानती थी जो नियति में विश्वास करते थे। उसकी क्लास में एक लड़की थी जो पत्रिकाओं में जन्मपत्रियाँ पढ़ती थी। यदि वे ज्योतिष में विश्वास करते थे तो संभवतः नियति में भी विश्वास करते थे, क्योंकि ज्योतिषियों का दावा था कि नक्षत्रों की स्थिति पृथ्वी पर लोगों के जीवनों को प्रभावित करती थी। यदि आप यह विश्वास करते हैं कि एक काली बिल्ली द्वारा आपका रास्ता काटने का मतलब दुर्भाग्य होता है, ठीक तब आप नियति में विश्वास करते हैं। नहीं करते क्या? जैसे ही उसने इस विषय में विचार करना शुरू किया तो उसके दिमाग में भाग्यवाद के कई उदाहरण आए। उदाहरण इतने सारे, लोग पेड़ों को क्यों खटखटाते हैं और 13वां शुक्रवार का दिन अपशगुन क्यों माना जाता है? सोफी के सुनने में आया था कि बहुत सारे होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी क्या अजीब शब्द है? यदि आप ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं तो इसे आस्था कहा जाता है, किंतु यदि आप ज्योतिष में या शुक्रवार 13 में विश्वास करते हैं तो यह अंधविश्वास है। क्या किसी को दूसरे लोगों के विश्वास को अंधविश्वास कहने का अधिकार हो सकता है? हाँ, सोफी को पूरा भरोसा था कि डेमोक्रिटस नियति में विश्वास नहीं करता था। वह भौतिकवादी था। वह केवल अणुओं और रिक्त अंतरिक्ष में विश्वास करता था। नोट में लिखे अन्य प्रश्नों के बारे में भी सोफी ने विचार किया। क्या बीमारी देवताओं द्वारा दिया गया दंड है? एक बात साफ थी, आजकल कोई इसमें विश्वास नहीं करता। किंतु उसे याद आया कि बहुत से लोग का यह विचार था कि प्रार्थना करने से स्वस्थ होने में सहायता मिलती है। इसके मायने यह हुए कि कहीं न कहीं उसका यह विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर लोगों के स्वास्थ्य पर भी कुछ नियंत्रण शक्ति रखता है।
आखिर प्रश्न का उत्तर देना अपेक्षाकृत कठिन था। सोफी ने इस बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचा था कि इतिहास की धारा पर किसका नियंत्रण अथवा शासन है। लोगों का होना चाहिए निश्चय ही। यदि यह शासन ईश्वर या नियति का है तो फिर लोगों की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। स्वतंत्र इच्छा की धारणा सोफी की सोच को कहीं और ले गई। वह इस रहस्यमय दार्शनिक के कुत्ते बिल्ली वाले खेल को क्यों बर्दाश्त कर रही है? वह उसे पत्र क्यों नहीं लिख सकती? वह बहुत संभव है आज रात को या कल सवेरे मेल बॉक्स में एक और बड़ा लिफाफा रख देगा और वह इसका इंतजाम करेगी। इस आदमी या औरत के लिए एक पत्र तैयार रहे। बस तभी उसे लिखना शुरू कर दिया। किसी अनजान आदमी को लिखना कुछ कठिन था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह आदमी है या औरत, या यह कि वह युवा या बूढ़ा है, या यह भी तो हो सकता है कि रहस्यमय दार्शनिक कोई ऐसा व्यक्ति निकले जिसे वह पहले से जानती हो। उसने लिखा, परम आदरणीय दार्शनिक, यहाँ हम आपके दर्शन शास्त्र के विषय कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की बड़ी प्रशंसा करते हैं, किंतु हमें परेशानी यह सोचकर हो रही है कि हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पूरे नाम का प्रयोग करें। प्रत्युत्तर में हमें आपका सत्कार करने में प्रसन्नता होगी। क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? किंतु बेहतर रहेगी कि आप तब आएं जब मेरी माँ भी घर पर हो। वह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन सवेरे 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम पर रहती हैं। इन्हीं दिनों मैं स्कूल में रहती हूँ और बृहस्पतिवार को छोड़कर मैं प्रतिदिन 2:15 पर घर वापस आ जाती हूँ। मैं काफ़ी बढ़िया बनाती हूँ। आपको अग्रिम धन्यवाद देती हूँ, सोफी एमंडसन। पन्ने के एकदम नीचे उसने लिखा, उत्तरापेक्षी। सोफी ने महसूस किया कि पत्र कुछ अधिक ही औपचारिक हो गया था। किंतु जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसका चेहरा भी आपके ध्यान में नहीं, तो आप तय नहीं कर पाते कि कौन से शब्द चुनें। उसने पत्र एक गुलाबी लिफाफे में रखा और इस पर पता लिखा, सेवा में दार्शनिक। समस्या यह थी कि इसे रखा कहाँ जाए ताकि यह माँ के हाथ लगे। इसे मेल बॉक्स में रखने के लिए पहले उसे माँ के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी और फिर अगले दिन मेल बॉक्स को सवेरे अखबार आने से पहले जल्दी देखना होगा। यदि आज शाम या रात को उसके लिए कोई नया पत्र नहीं आता तो उसे अपना गुलाबी लिफाफा उठाकर अंदर ले आना होगा। ये सब कुछ इतना पेचीदा क्यों? उस शाम सोफी अपने कमरे में ऊपर जल्दी चली। हालांकि आज शुक्रवार था, उसकी माँ उसे पिज्ज़ा और टीवी पर एक थ्रिलर का लालच देकर रुकना चाहा, किंतु सोफी ने कहा वह थक गई है और अपने बिस्तर पर लेटना और पढ़ना चाहती है। जब उसकी माँ बैठी हुई टीवी देख रही थी, सोफी चुपके से अपने पत्र के साथ बाहर मेल बॉक्स तक जा पहुंची। स्पष्ट था कि उसकी माँ परेशान थी। सफ़ेद खरगोश और जादुई टोपी वाले सिलसिले के बाद से सोफी के साथ बातचीत करने का उसका अंदाज बदल गया था। सोफी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माँ चिंतित हो, किंतु उसे तो ऊपर जाकर मेल बॉक्स पर नज़र बनाए रखनी थी। रात को 11 बजे के करीब जब उसकी माँ ऊपर आई, सोफी खिड़की में बैठी हुई सड़क पर टकटकी लगाए हुए थी। तुम अभी भी वहाँ बैठी हुई मेल बॉक्स पर नज़र लगाए हुए हो? उसने कहा। मैं जहाँ भी मुझे अच्छा लगे वहाँ देख सकती हूँ। मुझे यह पक्का लगता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है सोफी, किंतु यदि वह तुम्हारे लिए एक और पत्र ला रहा है तो वह आधी रात को तो आएगा नहीं। उफ, सोफी को प्यार को लेकर इस तरह चुग्गा फेंकने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, किंतु उसे अपनी माँ को इसी तरह सच्चाई में विश्वास करते रहने देना था। क्या यह वही है जो तुमसे खरगोश और जादुई टोपी की बात कर रहा था? उसकी माँ ने पूछा। सोफी ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। वह ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता है क्या? अब सोफी को अपनी माँ के लिए वास्तव में अफसोस हुआ। वह अपनी माँ को इस प्रकार चिंता करते रहने देना नहीं चाहती थी, किंतु उसकी माँ का ऐसा सोचना बिल्कुल सिरफिरापन था कि एक आदमी को सोच में कुछ बेतुकीपन का मतलब वह कोई नशा करता है, क्या ड्रग्स वगैरह लेता है। कभी कभी उम्र याफ्ता या अधेड़ भी बिल्कुल मूर्ख होते हैं। उसने कहा, मॉम,
मैं एक बार और हमेशा के लिए वादा करती हूँ कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। और वह भी कोई नशा वगैरह नहीं करता है, किंतु उसकी दर्शन शास्त्र से गहरी दिलचस्पी है और वह तुमसे बड़ा है। सोफी ने अपने सिर को हिलाकर मना कर दिया। तुम्हारी जितनी ही उम्र का है। सोफी ने सहमति से सिर हिलाया। ठीक है, तब तो मुझे भरोसा है वह बड़ा प्यारा है डार्लिंग। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें कोशिश करके सो जाना चाहिए। किंतु सोफी खिड़की में बैठी रही। लगता है घंटों। आखिर में उसके लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया। रात के 1 बज गए थे। बस बिस्तर पर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र अचानक जंगल से निकलती एक छाया पर पड़ी। हालांकि बाहर बिल्कुल अंधेरा था, वह पहचान रही थी कि आदमी की आकृति है। यह एक आदमी था और सोफी को लगा कि वह काफ़ी बूढ़ा था। वह निश्चित रूप से उसकी अपनी उम्र का नहीं था। वह कोई टोपी पहने हुए था। सोफी यह बात विश्वासपूर्वक कह सकती थी कि उसने सिर उठाकर घर पर निगाह डाली, किंतु सोफी की बत्ती जली हुई नहीं थी। आदमी सीधा मेल बॉक्स के पास पहुंचा और एक बड़ा लिफाफा इसमें डाल दिया। जैसे ही वह इसे छोड़ रहा था, उसने सोफी का पत्र मेल बॉक्स में देखा। उसने मेल बॉक्स में अंदर हाथ डालकर इसे निकाल लिया। अगले ही क्षण वह तेजी से जंगल की ओर मुड़ गया। वह जंगल के फुटपाथ पर बड़ी जल्दबाजी से नीचे उतरा और गायब हो गया। सोफी ने अपने दिल को उछलते पाया। शुरू में तो ये यकायक उसके मन में आया कि वह अपने पैजामे में ही दौड़कर उसका पीछा करे, किंतु वह आधी रात को किसी अजनबी के पीछे दौड़ने की हिम्मत न कर सकी। फिर भी बाहर जाकर उसे लिफाफा तो लाना ही था। 1 या 2 मिनट बाद वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी, धीरे धीरे सामने का दरवाज़ा खोला और मेल बॉक्स की ओर दौड़ पड़ी। पलक झपकते झपकते हाथ में वह लिफाफा लिए वापस अपने कमरे में आ गई। वह अपने बिस्तर पर बैठ गई और सांस रोक ली। कुछ मिनट गुजर जाने के बाद वह देखकर कि घर में सब कुछ शांत था, उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। वह जानती थी कि उसके पत्र का जवाब नहीं होगा। उसका पत्र तो कल से पहले नहीं आएगा। नियति। मेरी प्रिय सोफी, एक बार फिर गुड मॉर्निंग। इसके पहले कि तुम कुछ सोचो, मैं एक बात तुम्हें साफ कर दूं कि तुम कभी भी मुझे जानने या पहचानने की कोशिश मत करना। एक दिन हम मिलेंगे, पर इसका फैसला मैं करूँगा। हम कब और कहाँ मिल रहे हैं, और यह बिल्कुल फाइनल है। तुम मेरी अवज्ञा नहीं करोगी। चलिए फिर दार्शनिक की ओर लौटते हैं। हमने देखा कि उन्होंने कैसी प्रकृति में होने वाले रूपांतरणों की प्राकृतिक व्याख्याएं प्राप्त करने की चेष्टा की, इससे पहले कि इन परिवर्तनों को पौराणिक कथाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता था। अन्य क्षेत्रों से भी पुराने अंधविश्वासों को हटाना जरूरी था। हम उन्हें स्वास्थ्य और रोग संबंधित मामलों तथा राजनीतिक घटनाओं में कार्यरत और प्रभाव डालते देखते थे। इन दोनों ही क्षेत्रों में यूनानी लोग भाग्यवाद में परम आस्था रखते थे। भाग्यवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी होता है वह सब पूर्व निर्धारित है। हमें ऐसे विश्वास सारी दुनिया में देखने को मिलते हैं, न केवल पूरे इतिहास में वरन आज अपने समय में भी। हमारे नॉर्डिक देशों में हम भाग्यवाद अथवा लग्नदान में आइसलैंड एड्डा संबंधित पुरानी गाथाओं में बड़ा मजबूत विश्वास देखते हैं। हम प्राचीन यूनान और दुनिया के अनेक भागों में एक विश्वास को भी पाते हैं कि लोग अपना भाग्य या भविष्य को पूर्वाज्ञान किसी देववाणी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह हुआ कि एक व्यक्ति या एक देश के भाग्य को कई तरीकों से पहले ही जाना जा सकता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनका विश्वास है कि वे भाग्य कार्ड्स के जरिए आपकी हस्तरेखाएं देखकर या नक्षत्रों की स्थिति देखकर आपका भविष्य बतला सकते हैं। इसी सब का एक विशिष्ट नॉर्वे संस्करण कॉफी कप्स द्वारा आपका भविष्य बतलाता है। जब कॉफ़ी का कप खाली होता है तो कॉफ़ी के कुछ बारीक पिसे हुए कण कप में लगे रह जाते हैं। इनसे एक खास छवि या नमूना बन जाता है। कम से कम यह तो होता ही है कि यदि हम अपनी कल्पना को खुला छोड़ दें, यदि बची हुई कॉफ़ी कण कार जैसी आकृति दिखते हैं तो इसका मतलब अर्थ यह हो सकता है कि वह व्यक्ति कार में लंबी यात्रा करेगा। इस प्रकार भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति किसी चीज़ का पूर्व दर्शन, पूर्व अनुमान करने का
प्रयास करता है जिसका पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं हो सकता। यह बात सभी प्रकार की भविष्यवाणी करने वाले में समान रूप से पाई जाती है, क्योंकि जो देखते हैं वह इतना अस्पष्ट और भ्रमित होता है कि भविष्यवाणी करने वालों के दावों को झुटलाना अत्यंत कठिन होता है। जब हम ऊपर सितारों पर नजर डालते हैं तो हमें टिमटिमाते झिलमिलाते बिंदुओं का निश्चित घालमेल दिखलाई देता है। फिर भी सभी युग में हमेशा ही लोग ऐसे रहे जिनका विश्वास था कि सितारे पृथ्वी पर हमारे जीवन के विषय में कुछ बतला सकते हैं। आज भी ऐसे ही राजनेता हैं जो महत्वपूर्ण फैसले करने से पहले ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। डेल्फी की देववाणी। प्राचीन यूनानियों का विश्वास था कि अपनी नियति जानने के लिए प्रसिद्ध डेल्फी की देववाणी की सलाह ले सकते थे। देववाणी का देवता अपोलो अपनी पुजारिन पाइथीरिया के माध्यम से बोलता था। यह पुजारिन जमीन की दरार के ऊपर रखे एक स्टूल पर बैठती थी। इस दरार से निकलने वाली भाप पाइथिया को एक सम्मोहनकारी तंद्रा में ले जाती थी और उसे अपोलो का प्रवक्ता बनने की शक्ति प्रदान करती थी। जो लोग डेल्फी आते थे उन्हें अपने प्रश्न देववाणी के पुजारियों के सम्मुख रखने होते थे। यह पुजारी उन प्रश्नों का पाइथिया तक पहुंचा देते थे। उसके उत्तर इतने दुरूह या अस्पष्ट होते थे कि पुजारियों को उनके अर्थ लगाने पड़ते थे। इस प्रकार लोगों को अपोलो की बुद्धिमत्ता का लाभ प्राप्त होता था। लोगों का विश्वास था कि वह सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि वह उनके भविष्य के विषय में भी जानता है। कई राज्यों के अध्यक्ष डेल्फी की देववाणी की राय लिए बिना युद्ध करने अथवा निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अपोलो की पुजारी इस प्रकार कमोबेश कूटनीतिज्ञों अथवा सलाहकारों की तरह काम करते थे। ये लोग विशेषज्ञ थे जो लोग और देश के विषय में असीम ज्ञान रखते थे। डेल्फी के मंदिर में प्रवेश द्वार पर प्रसिद्ध लेख खुदा हुआ था, स्वयं को जानो, और यह वहां आने वालों को याद दिलाता था कि मनुष्य को अपने नाशवान होने से अधिक और किसी चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि कोई भी व्यक्ति अपनी नियति से बच नहीं सकता। यूनानियों में ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित थी जो बताती थी कि किस प्रकार नियति मनुष्य हर हाल में पहुंच जाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया इन शोकाकुल लोगों के बारे में कई नाटक दुखांतिकाएं लिखे गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध किंग इडिपस पर लिखी गई दुखांतिका है। इतिहास और चिकित्सा शास्त्र। नियति केवल व्यक्तियों के जीवन को ही नहीं शासित करती। यूनानियों का विश्वास था कि विश्व इतिहास भी नियति द्वारा शासित होता है और यह कि युद्ध का रुख भी देवताओं के हस्तक्षेप से बदल सकता है। आज भी यह विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं कि ईश्वर अथवा कोई रहस्यमय शक्ति इतिहास को निर्दिष्ट कर रही है। किंतु उसी समय जब यूनानी दार्शनिक प्रकृति की प्रक्रियाओं की प्राकृतिक व्याख्याएं प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, प्रथम इतिहासकार इतिहास की दिशा अथवा धारा की प्राकृतिक व्याख्याओं की खोज की शुरुआत कर रहे थे। जब एक देश युद्ध में हार जाता था तो वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा देवताओं की प्रकोप या उन द्वारा कोई बदला लेने के कारण हुआ है। यूनान का सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस एवं थुसिडाइड्स थे। यूनानी यह विश्वास भी करते थे कि बीमारी का कारण दैविक हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरी ओर देवता लोग को भी फिर से स्वस्थ भी कर सकते थे यदि लोग उनके लिए उचित बलि या भेंट चढ़ा दें। ऐसा नहीं था कि विचार केवल यूनानियों की ही विशिष्टता हो। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के विकास के पहले अधिकांश लोगों ने यह मत प्रचलित था कि बीमारी अधिदैविक कारणों से होती है। इन्फ्लुएंजा शब्द का वास्तविक अर्थ नक्षत्रों का हानिकारक प्रभाव होता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि कुछ रोग, उदाहरण के लिए एड्स, ईश्वर द्वारा दिया गया दंड है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि रोगियों को अलौकिक शक्तियों की सहायता से ठीक किया जा सकता है। यूनानी दर्शन शास्त्र की नई दिशा दृष्टि के साथ ही यूनानी चिकित्सा विज्ञान का भी विकास हुआ, जिसमें रोग और स्वास्थ्य की प्राकृतिक व्याख्याएं ढूंढने की चेष्टा की गई। यूनानी चिकित्सा का पद्धति का संस्थापक हिप्पोक्रेटिस माना जाता है, जो कि 460 वर्ष ईसा पूर्व कोस द्वीप में जन्मा था। हिप्पोक्रेटिस की चिकित्सीय परंपरा के अनुसार अतियां न करके सरल, सहज और स्वस्थ जीवन शैली रोगों की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया सुरक्षा है। जब किसी को कभी कोई रोग हो जाता है
तो वह इस बात का चिन्ह है कि शारीरिक अथवा मानसिक असंतुलन के कारण प्रकृति अपने रास्ते से विचलित हो गई है। हर एक के लिए स्वस्थ बने रहने का मार्ग है कम मात्रा में खाना पीना, समन्वय और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। आजकल चिकित्सकीय नैतिकता भी बहुत चर्चा सुनने में आती है, जो यह कहने का दूसरा ढंग है कि एक डॉक्टर को नैतिक नियमों का पालन करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर स्वस्थ लोगों के लिए नशीली दवाओं का नुस्खा नहीं लिख सकता। एक डॉक्टर को पेशेवर गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि एक रोगी के अपने रोग के बारे में जो उसे बतलाया है वह उसे अन्य लोगों पर उजागर न करे। यह विचार हिप्पोक्रेटिस के समय से चले आ रहे हैं। उसने अपने शिष्यों के लिए निम्न शपथ लेना आवश्यक बना दिया था: मैं उस प्रणाली या व्यवस्था का अनुसरण करूंगा जिसे अपनी योग्यता एवं विवेक के अनुसार मैं अपने रोगियों के लिए हितकर मानता हूं, और मैं उन सब चीज़ों से बचूंगा जो हानिकारक हैं। मैं किसी की मांगने या किसी की सलाह पर कभी किसी को अति उग्र या घातक दवा नहीं दूंगा, और इसी प्रकार मैं किसी स्त्री को ऐसी दवा नहीं दूंगा जिससे गर्भपात हो जाता हो। जब मैं किसी के घर जाऊंगा तो रोगी व्यक्ति के हित के लिए वहां जाऊंगा और किसी भी प्रकार की शरारती और भ्रष्ट स्वैच्छिक कार्य से बचूंगा, और इससे आगे चलकर मैं स्त्रियों या पुरुषों को बहकाने या प्रतिभ्रष्ट करने के कार्य में नहीं शामिल होऊंगा, चाहे वे स्वतंत्र व्यक्ति या दास हो। मैं अपने पेशेवर चलन के संबंध में जिस किसी भी चीज़ के विषय में यह सोचूं कि इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं है, उस विषय में चुप रहूँगा और गोपनीयता बरतूंगा। जब तक मैं इस पथ का अछूट बनाए रखता हूँ, तब तक मुझे जीवन सुख मिले और मेरी चिकित्सा कला चलती रहे, और मैं सब लोगों का सभी समय आदर सम्मान प्राप्त करता रहूँ। किंतु यदि मैं इस शपथ को तोड़ता हूँ तो मेरे जीवन का भाग्य विपरीत हो जाए। शनिवार को सवेरे सोफी एक झटके के साथ उठी। क्या यह कोई सपना था या उसने वास्तव में दार्शनिक को देखा था? उसने एक हाथ से बिस्तर के नीचे टटोला। हाँ, वह पत्र वहीं पड़ा था जो रात को आया था। वह केवल सपना नहीं था, निश्चित रूप से उसने दार्शनिक को देखा था। इससे भी आगे उसने अपनी आंखों से देखा था। वह उसका पत्र मेल बॉक्स से निकाल रहा था। वह नीचे फर्श पर सिमट कर बैठ गई और बिस्तर के नीचे सारे टाइप पन्नों को बाहर निकाल लिया। किंतु यह क्या था? दीवार की बिल्कुल सहारे कोई लाल चीज थी, एक स्कार्फ शायद। सोफी टेढ़ी होकर बिस्तर के नीचे गई और लाल रेशम का स्कार्फ बाहर निकाल लाई। यह उसका अपना तो नहीं था, यह बात वह अच्छी तरह से जानती थी। उसने इसे और नज़दीक से बारीकी से देखा, और जब इसके एक जोड़ पर उसने रोशनाई से हिल्डे लिखा देखा तो वह अवाक रह गई। किंतु हिल्डे कौन थी? उन दोनों के रास्ते ऐसे कैसे एक दूसरे को काट रहे थे? अभी आप सुन रहे थे सोफी के संसार का पार्ट 5। अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा